I am Dr. Meenu Chan, Associate Professor and Head, Department of Economics, DAV College for Girls, Yamunanagar. Today the topic is equilibrium of a firm under perfect competition. Focus is on marginal approach. फर्म किस समय संतुलन में होती है? ऑलरेडी मैंने फर्स्ट मॉड्यूल में आपको बताया था कि फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट डज नॉट वांट टू चेंज इट्स आउटपुट. एक फर्म उस समय संतुलन में होती है जब वो उत्पादन में कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहती. जो वो उत्पादन कर रही है उससे सेटिस्फाइड होती है और उसी को ही वो कंटिन्यू करना चाहती है. परफेक्ट कंपटीशन में फर्म के संतुलन को हम दो तरह से देखेंगे, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म. शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, इसको देखने के लिए दो अप्रोचेस हैं. नंबर वन अप्रोच टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, जो हमने फर्स्ट मॉड्यूल में की. और आज हम सेकेंड अप्रोच करेंगे, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच. तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू एंड व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल रेवेन्यू किसे कहा जाता है? मार्जिनल रेवेन्यू एडिशंस मेड टू टोटल रेवेन्यू बाय सेल ऑफ वन मोर यूनिट. जब फर्म एक और अधिक इकाई को बेचती है तो टोटल रेवेन्यू में कितना एडिशन होता है उसे मार्जिनल रेवेन्यू कहा जाता है. व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट is the addition made to total cost by the production of one more unit of a good. जब फर्म एक और अधिक इकाई का उत्पादन करती है तो कुल लागत में कितनी वृद्धि होती है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है. मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से हम जब संतुलन देखते हैं तो उसकी दो कंडीशंस हैं. कौन कौन सी दो कंडीशंस हैं? नंबर वन इज मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. सेकेंड कंडीशन क्या है? मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट एमआर फ्रॉम बिलो. इसका मतलब है कि जो एमसी कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप होना चाहिए. इट मस्ट बी राइजिंग. तो ये कंडीशंस हैं. एमआर और एमसी दोनों बराबर होने चाहिए. एमसी मस्ट कट एमआर फ्रॉम बिलो. और इसका मतलब है कि संतुलन के समय पर जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो राइजिंग होगा. अब हम इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम में देखेंगे. ये डायग्राम ऑलरेडी आपने किया हुआ है. ये इंडस्ट्री का डायग्राम है जिसमें प्राइसेस जो हैं वो डिटरमिन होती हैं और वो प्राइसेस जो हैं फर्म के द्वारा ले ली जाती हैं. अब एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू फर्म को मालूम है. फर्म को आउटपुट डिसाइड करना है कि कितना फर्म उत्पादन करेगी. अब हम देखते हैं ओ वाई एक्सिस है. ये ओ वाई पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट को लिया गया है. ओ एक्सिस पे हमने आउटपुट को लिया है. ये मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व है. पी प्राइस है जो कि फर्म के द्वारा ली जाती हैं और उद्योग के द्वारा निर्धारित की जाती हैं. ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है. अब इस डायग्राम में आप देखो कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ये दोनों दो पॉइंट्स पर इक्वल हैं. अब हम कंडीशंस देखेंगे कि एमआर और एमसी दोनों इक्वल होने चाहिए. एमसी मस्ट कट एमआर फ्रॉम बिलो. ए पॉइंट पर एमसी और एमआर दोनों इक्वल हैं. अब देखो ये पॉइंट जो है संतुलन का पॉइंट नहीं है क्योंकि
इस पर ये सेकेंड कंडीशन फुलफिल नहीं होती। अगर फर्म इतनी ही क्वांटिटी को प्रोड्यूस करती है तो फर्म अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमम नहीं कर पाएगी। अगर फर्म और अधिक उत्पादन करती है तो आप इसमें देखो रेवेन्यू इज मोर और कॉस्ट जो है वो कम है। ये वाला एरिया जो है फर्म के प्रॉफिट्स हैं, तो फर्म को यहाँ पर ही नहीं रुक जाना चाहिए, फर्म को और अधिक प्रोडक्शन करना चाहिए। तो ये पॉइंट ए पॉइंट संतुलन का पॉइंट नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे ई पॉइंट। ई पॉइंट पर दोनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। एम आर और एम सी दोनों इक्वल हैं और एम सी जो है एम आर को नीचे से कट कर रही है। अब ये देखो, तो इस पॉइंट पर संतुलन है। फर्म सोचती है कि हमें और प्रोडक्शन करना है, फर्म और प्रोडक्शन करती है, तो यहाँ पर आप देखो मार्जिनल कॉस्ट इज मोर और मार्जिनल रेवेन्यू कम है, तो यहाँ पे फर्म को लॉसेस होंगे। तो फर्म को जो है प्रोडक्शन जो है इस पॉइंट पर नहीं करना चाहिए, फर्म को ई पॉइंट पर ही प्रोडक्शन जो है करना चाहिए। ई पॉइंट पर फर्म इज इन इक्विलिब्रियम। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि जब फर्म संतुलन में होती है उस समय फर्म को 3 सिचुएशंस जो हैं फर्म एक्सपीरियंस कर सकती है। नंबर 1 इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स, मिनिमम लॉसेस। अब सभी फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलेंगे या मिनिमम लॉसेस मिलेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर सभी फर्म्स की कॉस्ट कंडीशंस सेम हैं तो सभी फर्म्स को एक ही सिचुएशन जो है वो मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, सभी फर्म्स को कॉस्ट कंडीशन सेम होने पर अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो इंडस्ट्री में जितने भी फर्म्स हैं उन सबको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलेंगे। अगर कॉस्ट कंडीशंस डिफरेंट हैं तो कुछ फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलेंगे, कुछ फर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलेंगे और कुछ फर्म्स जो हैं वो लॉसेस बेयर करेंगे। अब हम तीनों सिचुएशंस को डायग्राम में देखेंगे। फर्स्ट सिचुएशन इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में किस समय सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं? जिस समय एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। डायग्राम में ओ वाई एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई पे हम रेवेन्यू एंड कॉस्ट को मेजर करते हैं, ओ एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट को लेते हैं। ये आपको मालूम है, दिस इज एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। P इज द प्राइस, दिस इज एवरेज कॉस्ट कर्व। इसकी पोजीशन को ध्यान से देखना क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस में जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स के अलावा लॉसेस या नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं तो इसकी पोजीशन चेंज होती है। दिस इज एवरेज कॉस्ट कर्व, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब ई पॉइंट पे आपको देखना है वही कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं ई पॉइंट पर और आउटपुट ओ क्यू आउटपुट है। अब ई से लेकर एस तक क्या है? डिफरेंस है इसमें रेवेन्यू एंड कॉस्ट में। ई से लेकर एस तक एक फर्म को पर यूनिट प्रॉफिट हो रहे हैं, जो प्राइस है वो ओपी है और कॉस्ट जो है उस समय कम है। तो टोटल प्रॉफिट्स कितने होंगे? तो टोटल प्रॉफिट्स होंगे पी एच एस ई। अब आपने देखा इसमें कि ये ई पॉइंट जो है ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है और आप ओ क्यू आउटपुट हो रहा है। इस पॉइंट पर इतने क्या हो रहे हैं? रेवेन्यूज हो रहे हैं और ये कॉस्ट है। तो ये आपके पास जो रेक्टेंगुलर है ये क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं। तो फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं
जब एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। तो ये पर यूनिट जो है प्रॉफिट्स फर्म को हो रहे हैं। सेकेंड सिचुएशन हम देखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स। फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट्स उस समय मिलते हैं जब एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। इसको भी हम डायग्राम में देखेंगे। ओ वाई एक्सिस एंड ओ एक्स एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे। ओ वाई पे क्या लेंगे, रेवेन्यू एंड कॉस्ट लेंगे। ओ एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट को लिया। ये एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। P is the price। ये क्या है, एवरेज कॉस्ट कर्व, और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व। E पॉइंट पर दोनों एक कंडीशंस जो संतुलन की हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर हैं, और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट कर रहा है। दिस इज E पॉइंट एंड Q इज द आउटपुट। तो अब E पॉइंट पर, इस E पॉइंट पर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, और इस E पॉइंट पर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स कब होते हैं, जब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। थर्ड सिचुएशन हम देखेंगे लॉसेस की। लॉसेस कब होते हैं, जब एवरेज कॉस्ट जो है that is more than average revenue। अब हम डायग्राम में देखेंगे। डायग्राम में OY एक्सिस, OX एक्सिस, OY पे आप रेवेन्यू एंड कॉस्ट, OX पे आउटपुट। ये एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। P इज द प्राइस, और एवरेज कॉस्ट कर्व दैट इज अबव एवरेज रेवेन्यू कर्व, कहीं टच नहीं करती है। एवरेज कॉस्ट इज मोर देन average revenue curve। this is marginal cost curve। E point यहाँ पर होगा जहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ये आउटपुट होगा। अब इतना लॉसेस हो रहे हैं पर यूनिट, और टोटल लॉसेस इतने हो रहे हैं। तो आपको डायग्राम में क्लियर हो गया कि इस डायग्राम में रेवेन्यू कितना है, ये रेवेन्यू है, और कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट हम यहाँ से इतना है, और ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है, लॉसेस हैं। तो इसमें जो कॉस्ट है दैट इज मोर देन रेवेन्यू। एस से लेकर ई तक जो है पर यूनिट जो है वो लॉसेस हो रहे हैं। एक फर्म को जो लॉसेस हैं वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड में ही होते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि अगर लॉसेस हो रहे हैं एक फर्म को, तो फर्म को ऑपरेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फर्म को प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं इफ प्राइस इज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो फर्म को क्या करना चाहिए, फर्म को प्रोडक्शन करना चाहिए। और अगर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो वो पॉइंट को हम क्या कहते हैं, शट डाउन पॉइंट। और अगर टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, प्राइस जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है, ऐसे में फर्म को प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल में हमने बताया है कि जब प्राइस जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से अधिक है तो फर्म को प्रोडक्शन करना चाहिए। प्राइस कितने लिए हमने, 10, एवरेज कॉस्ट 15, लॉसेस कितने हो रहे हैं, 5 रुपीज के पर यूनिट हो रहे हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 8। तो हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज कॉस्ट 15 minus 8 that is a 7,
अगर फर्म प्रोडक्शन करती है तो उसको सिर्फ इस 5, और अगर फर्म प्रोडक्शन नहीं करती है तो उसको 7 रुपीज का लॉस होता है, जो कि मोर है अगर प्रोडक्शन नहीं किया जाता। तो ऐसी सिचुएशन में जब प्राइसेस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा हैं तो फर्म को प्रोडक्शन करना चाहिए, और जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं दैट इज अ शट डाउन पॉइंट। और अगर प्राइसेस कम हो जाती हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो ऐसी कंडीशन में फर्म को उत्पादन नहीं करना चाहिए। अब हम ये दोनों सिचुएशंस को डायग्राम में देखेंगे। तो शट डाउन पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि शट डाउन पॉइंट किसे कहा जाता है कि एवरेज रेवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों इक्वल होते हैं। दो एक्सिस वैसे ही हम ड्रॉ करेंगे। ये एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, P इज द प्राइस, और ये एवरेज कॉस्ट है। इसमें हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी ड्रॉ करेंगे। एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो ये गैप है ये यहाँ पे ज़्यादा होता है, और आपको मालूम है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती जाती है और ये गैप जो है वो कम होता जाएगा। अब हम मार्जिनल कॉस्ट को ड्रॉ करेंगे। ई पॉइंट आप ढूंढ सकते हो, दिस इज द ई पॉइंट। इतना आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा और आपको लॉसेस दिखाई दे रहे हैं इस डायग्राम में। लॉसेस होंगे ए से लेकर ई तक पर यूनिट, और टोटल लॉसेस होंगे पी, ई, ए और एस। और जो ई पॉइंट है इसे क्या कहा जाएगा इस डायग्राम में? शट डाउन पॉइंट। तो आप क्लियर हो गया कि ई पॉइंट पर जो ये प्राइस है ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल है। सो ई पॉइंट जो है वो क्या है? शट डाउन पॉइंट है। ऐसे में फर्म को लॉसेस कितने हो रहे हैं? ए से लेकर ई तक, और ये लॉसेस जो हैं किसके बराबर हैं? फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हैं। इतने फर्म को बियर करने पड़ेंगे। अब हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे कि नेक्स्ट डायग्राम में कि फर्म को प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो रेवेन्यू है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, P इज द प्राइस। ये आप देखो, दिस इज द एवरेज कॉस्ट कर्व, दिस एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट, ई पॉइंट, आउटपुट। अब एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से एवरेज रेवेन्यू कम है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अधिक है। तो इसमें लॉसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। अगर फर्म प्रोडक्शन करती है तो लॉसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। ए से लेकर ई तक लॉसेस होंगे अगर फर्म प्रोडक्शन करती है, और अगर प्रोडक्शन नहीं करती तो लॉसेस जो हैं इस एरिया तक ही होंगे। ये वाला एरिया फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होंगे। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है, फर्म को प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे सप्लाई कर्व की। सप्लाई कर्व आपको मालूम है किसे कहा जाता है कि डिफरेंट प्राइसेस पे एक फर्म कितनी क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार होती है। तो शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व कहाँ पर होगा? मार्जिनल कॉस्ट का वो पार्ट होगा जो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर होगा। डायग्राम में देखो, दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट है। तो क्या बोला मैंने आपको कि पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व which lies above the average variable cost। तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज सप्लाई कर्व। डिफरेंट प्राइसेस पे कि डिफरेंट क्वांटिटीज एक फर्म जो है वो बेचने के लिए तैयार होती है। डिफरेंट प्राइसेस हैं और एक फर्म डिफरेंट क्वांटिटीज को बेचती है, और मार्जिनल कॉस्ट का वो भाग जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर है वो सप्लाई कर्व कहलाता है। तो ये डिफरेंट प्राइसेस हो रही हैं और इधर से क्वांटिटी भी
जो है वो चेंज हो रही है। ये हमने एक फर्म का डायग्राम बनाया। अगर इंडस्ट्री में 10 फर्म्स हैं तो हम इस क्वांटिटी को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो डिफरेंट प्राइसेस पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक इंडस्ट्री की कितनी सप्लाई होगी गुड्स की। अब हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे कि लॉन्ग पीरियड में इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर होता है। लॉन्ग पीरियड में फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम जब क्या होगा, ये सब इक्वल होंगे। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। जब ये सब इक्वल होंगे, फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम। और लॉन्ग पीरियड में फर्म्स को क्या मिलता है, फर्म्स को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलते हैं। ए फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि लॉन्ग पीरियड में फर्म्स जो हैं इंडस्ट्री में एंटर कर सकती हैं और उसे छोड़ सकती हैं। अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलेंगे, अगर फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो क्या होगा, इंडस्ट्री में न्यू फर्म्स विल एंटर। अगर लॉसेस हो रहे हैं तो मार्जिनल फर्म्स क्या करेंगी, उस उद्योग को छोड़ देंगी। अब हम डायग्राम में देखेंगे कि इस पॉइंट पर फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है। ये 2 एक्सिस हैं, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, ये दोनों बराबर हैं। और ये हमने लॉन्ग पीरियड का एवरेज रेवेन्यू एंड लॉन्ग पीरियड का मार्जिनल रेवेन्यू, पी प्राइस है हमारे पास में, एवरेज कॉस्ट कर्व हम लेंगे और मार्जिनल कॉस्ट कर्व लेंगे। ये लॉन्ग पीरियड की एवरेज कॉस्ट है। अब लॉन्ग पीरियड की मार्जिनल कॉस्ट कर्व, शॉर्ट पीरियड की मार्जिनल कॉस्ट कर्व और ई पॉइंट पर संतुलन होगा और ओ क्यू आउटपुट जो है फर्म प्रोड्यूस करेगी। तो लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, लॉन्ग पीरियड में ई पॉइंट पर फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलेंगे। और लॉन्ग पीरियड में फर्म जो है वो लॉन्ग पीरियड की एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर ऑपरेट करती है। नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो क्या होगा, अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो नई फर्म्स एंटर कर जाएंगी और नई फर्म्स के एंटर करने पर फर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ये डायग्राम इंडस्ट्री का डायग्राम है, डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ई पॉइंट है इक्विलिब्रियम का और इतना आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है और ये पी प्राइस जो है फर्म के द्वारा ले ली गई है। अब इन प्राइसेस पे, इस प्राइस पे फर्म को क्या मिल रहे हैं, आप डायग्राम से देख सकते हो कि फर्म इज गेटिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलेंगे तो न्यू फर्म्स एंटर कर जाएंगी इंडस्ट्री में। ये न्यू फर्म्स एंटर कर गई, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया, S1 सप्लाई कर्व। अब उद्योग में अधिक उत्पादन होगा और प्राइसेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अब आप देख सकते हो प्राइसेस कम हो गई और एक फर्म पहले से कम उत्पादन करेगा और फर्म को क्या मिल रहे हैं, फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। एक फर्म पहले से कम उत्पादन करती है और उद्योग में पहले से अधिक उत्पादन होता है। तो आपको क्लियर हो गया कि इनिशियली ई पॉइंट पर संतुलन है और इस पॉइंट पर फर्म्स को ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे थे, जिसके कारण से क्या हुआ कि न्यू फर्म्स एंटर कर गई।
आउटपुट पहले से ज़्यादा हो गया और प्राइसेस जो हैं वो पहले से कम हो गई और अब संतुलन इस पॉइंट पे है। फर्म पहले से कम प्रोडक्शन कर रही हैं और उद्योग में पहले से अधिक उत्पादन हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि अगर शॉर्ट पीरियड में फर्म को लॉसेस हो रहे हैं तो क्या होगा। अगर फर्म को लॉसेस हो रहे हैं तो कुछ मार्जिनल फर्म्स उद्योग को छोड़ देंगी, वो उत्पादन नहीं करेंगी। ये इंडस्ट्री का डायग्राम है। डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ई पॉइंट पर संतुलन है और ये पी प्राइस जो है फर्म के द्वारा ले ली गई है। अब यहाँ पर एवरेज कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये ई पॉइंट और आपको डायग्राम में क्लियर हो गया कि वहाँ पर लॉसेस हो रहे हैं। जब लॉसेस हो रहे हैं तो कुछ फर्म्स छोड़कर चली जाएंगी और सप्लाई जो है पहले से कम हो जाएगी और न्यू सप्लाई कर्व S1, जिसके कारण से क्या हुआ, नया संतुलन हुआ और प्राइसेस जो हैं पहले से अधिक हो गई हैं। अब न्यू प्राइसेस पे फर्म्स को क्या मिल रहा है, फर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। तो क्या हुआ कि उद्योग में प्रोडक्शन जो है पहले से कम हुआ बट एक फर्म पहले से अधिक उत्पादन कर रही है। अब आप देखो कि इनिशियली हम कहाँ पर थे। इनिशियली हम इंडस्ट्री में इस पॉइंट पे संतुलन था, इतना आउटपुट हो रहा था और ये प्राइसेस जो हैं उद्योग से फर्म ने ली और इस पॉइंट पर संतुलन था और यहाँ पर ये फर्म को लॉसेस हो रहे थे, जिसके कारण से कुछ फर्म्स ने उत्पादन करना बंद कर दिया। सप्लाई कर्व S1 हुआ, संतुलन E1 हुआ और E1 इस पर जो है फर्म को क्या हो रहा है, फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। फर्म का आउटपुट पहले से बढ़ जाता है Q से Q1 और जबकि उद्योग में उत्पादन पहले से कम हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि लॉन्ग पीरियड में सप्लाई कर्व, लॉन्ग पीरियड में सप्लाई कर्व कहाँ पर होगा। आपको मालूम है कि लॉन्ग पीरियड में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती है, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व का वो पार्ट जो लॉन्ग रन के एवरेज कॉस्ट के ऊपर है वो क्या होगा, वो सप्लाई कर्व होगा। तो आप देखिए कि लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट के ऊपर जो मार्जिनल कॉस्ट का पार्ट है दैट इज सप्लाई कर्व। तो ये सप्लाई कर्व आपको दिखाई दे रहा है, ये सप्लाई कर्व है लॉन्ग पीरियड में। और लॉन्ग पीरियड में अगर हम कंपेयर करें लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड के सप्लाई कर्व को, तो शॉर्ट पीरियड का सप्लाई कर्व जो है दैट इज मोर स्टीपर देन दैट ऑफ लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। Frequently asked questions, it was all about equilibrium of a firm under perfect competition and our focus was on the marginal approach. Thank you. ये लॉन्ग पीरियड की एवरेज कॉस्ट कर्व,